Continuing with chapter 1, we were on resource planning. Now we'll see what are the resource planning in India. Now first understand resource planning is a very complex process. इसे complex क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हम इंडिया इफ़ यू आर टॉकिंग विथ रेफरेंस टू इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, तो अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग करें तो हमें इंडिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है और कितना अवेलेबल है, हम कैसे उसे हार्नेस करेंगे. नाउ विल सी इन इंडिया हाउ इट इज़ डन. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज इज़ डन. कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि कौन सी जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन्वेंट्री यानी कि कितने अवेलेबल है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है वो. तो अभी ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले सर्वेइंग करना पड़ेगा, उसके बाद मैपिंग करना पड़ेगा कि ये एरिया में ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. फिर उसकी क्वालिटेटिव स्टडी होगी, फिर क्वांटिटेटिव स्टडी होगी. क्वालिटिव यानी कि उसकी क्वालिटी देखी जाएगी रिसोर्स की जो भी अवेलेबल है. उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है वहाँ पे. फिर नाउ रिसोर्स प्लानिंग ऑल्सो नीड्स इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, कैसे हम प्लान करते हैं वो इवॉल्व होता रहना चाहिए. यानी कि सेम ओल्ड प्रोसीजर हम नहीं फॉलो कर सकते. वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू मेक इट मोर बेटर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. ओके, जैसे जैसे हम लोग एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी होती जा रही है, तो जितना हम एडवांस हो रहे हैं उतना हमारा प्लानिंग भी एडवांस होना चाहिए और टेक्नोलॉजी भी उतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. Then when everything is done, we know about our resources. Our main work is matching the resource development with overall national development. जितना भी हमारे पास रिसोर्स है हम उसे डेवलप कर रहे हैं. तो जब हम रिसोर्स डेवलप करते हैं, एक नेशन को भी डेवलप होना चाहिए, तो हम उसे मैच करेंगे विद आवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स ऑल्सो. अभी ये जब हुआ था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये इमीडिएटली स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5-year प्लान में, व्हेन वी हैड गॉट आवर फर्स्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. व्हेन वी हैड गॉट आवर इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड, दिस रिसोर्स प्लानिंग वाज undertaken. See, sometimes what happens, there is resource available in a region, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, अगर एक एरिया में रिसोर्सेज है लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम जो है रिसोर्स को हार्नेस कर सके, तो फिर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना, इन रिसोर्सेज को प्लान करना इतना पॉसिबल नहीं है. भी बहुत सारे रीजन्स है जो रिच है रिसोर्सेज में, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं. यानी कि उनमें इकोनॉमिकली इतना पावर नहीं है कि वो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, उन्हें यूटिलाइज कर सके. और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रिसोर्सेज में पुअर है, उनके यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. तो ऐसे भी कंडीशंस होते हैं. तो इट इज़ अ चैलेंज फॉर इकोनॉमिक for the resources planning in such conditions. Now when we talk about India, तो हमारी जो हिस्ट्री है वही हमें बताती है कि हम रिसोर्सेज में कितने वी वर वेरी रिच इन रिसोर्सेज. हमारी हिस्ट्री से ही पता चलता है. जो कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था वो क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स है, वो हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज ओनली. तो हैज़ फॉरेन इन्वेडर्स आए और हमारे यहाँ पे कॉलोनी सेटअप किया एज ट्रेडर्स बन के. और वो लोग ये क्यों कर पाए? बिकॉज दे वर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिससे वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. इसीलिए वो यहाँ पे आके यहाँ पे उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया. But if we talk about India, India had the resources but it did not have the technology at that time. तो सिर्फ रिसोर्सेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है
यानी कि जो पॉपुलेशन है वो भी उसका क्वालिटी होना भी ज़रूरी है. सपोज देर आर पीपल इन अ कंट्री, दे आर पॉपुलेटेड, अ कंट्री इज़ पॉपुलेटेड, पीपल है वहाँ पे, वर्किंग पीपल भी है, जो यंग है, लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो क्या वो किसी और काम में यूज़ हो सकते हैं उस रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का? नहीं. तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए. दे शुड बी स्किल्ड, दे शुड बी एजुकेटेड. सो ये सब हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि रिसोर्सेज कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, कैसे दूसरे लोगों को खींचा करते थे, एंड इसमें टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट थी. नाउ वी कम टू द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अभी रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स ह्यूमंस के लिए, सोशली भी इम्पोर्टेंट है, और नेशनली हम बोल सकते हैं एक नेशन को डेवलप करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर हम इसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते रहे, उसका कंजम्पशन करते रहे और उसको ओवर यूज़ करते रहे, तो क्या हो जाएगा, एक दिन ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे. तो सिर्फ रिसोर्सेज होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे सस्टेनेबली यूज़ करना भी इम्पोर्टेंट है और उसे कंजर्व करना भी इम्पोर्टेंट है, यानी बचाना, प्रॉपर्ली यूज़ करके उसे बचाना भी इम्पोर्टेंट है एट वेरियस लेवल्स. अभी ये जो है कंजर्व करना रिसोर्सेज को, ये हमारे जो लीडर्स थे, थिंकर्स थे, ये भी बहुत ही इस चीज़ के बारे में सोचा करते थे. जैसे कि गांधी जी के बारे में बोला गया है, गांधी जी ने कुछ वर्ड्स बोले थे अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन. देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. मतलब इतना है कि सबका जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके. तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. गांधी जी ने बोला था कि हमारे पास इतना है कि सबकी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन सबकी जो ग्रीड है वो पूरी नहीं हो सकती है. तो अगर कोई ग्रीडी है, उसे और ही और चाहिए होता है, तो सबका ग्रीड इससे पूरा नहीं होगा, लेकिन सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी. तो यहाँ पे गांधी जी ने जो ग्रीडीनेस है, जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है इंडिविजुअल्स का, उसे मेन कारण बताया, रूट कॉज बताया है रिसोर्स डिप्लीशन का एट ग्लोबल लेवल. तो ये सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं हो रही है, एट अ ग्लोबल लेवल पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं जो रिसोर्सेज को अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं. दे नेवर थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट. तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय द मासेस. तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्शन एक साथ करने में वो अगेंस्ट थे. वो मानते थे कि हमें लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, सिर्फ बल्क में प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है, हमें लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है. Now we come to our another important resource, that is the land resources. Now we live on land, we perform many activities on land. बहुत सारी एक्टिविटीज़ लैंड पर होती है, और जो लैंड है वो बहुत सारे चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, फिर एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है. ओके, ऑल दीज आर सपोर्टेड बाय द लैंड. हियर वी कैन सी अ डायग्राम दैट इज़ लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स. रिलीफ फीचर्स यानी कि जो लैंड का रिलीफ है, यानी कि लैंड कैसे बना है. तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में लैंड, प्लेन लैंड जो अवेलेबल है वो है 43%, माउंटेनस लैंड है 30% और प्लेटोज 27%. तो इससे ही पता चलता है कि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमारे पास 43% प्लेन लैंड है. तो जब प्लेन्स होते हैं तो दे आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, दे कैन बी यूज्ड फॉर वेरिड पर्पसेस.